बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। अमूमन क्या, यदि गहरा क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा लगभग आपके। क्या होती है एफआईआर, अपन ने कल जाना ही था। संज्ञेय अपराध घटित होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी को सूचित किया जाना। पढ़ो जरा, नलिनी क्या कह रहा है 154। संज्ञेय मामलों में इत्तला। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। क्या पढ़ा सेक्शन नंबर 154(1) में? या तो मौखिक देगा या लिखित देगा। यदि मौखिक दे रहा है तो फिर पीठासीन अधिकारी उस बात को अपने तरह से लिखवाएगा, उसको पढ़कर सुनवाएगा और उसके हस्ताक्षर करवाएगा। ठीक है। परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326A 326B इतने सब कुछ ये और 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है या तो ऑफेंस या फिर अटेम्प्ट कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी स्त्री को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन या दोनों की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा? आपके भी नहीं लिखा हुआ था? देखो तो एक बार। होशियार है बाबू साहब। इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही नहीं है। Of Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempt, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. ऐसे स्त्री को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता एक्स्ट्रा भी लिखता है। ये बात छुपाता तो है, ये एक्स्ट्रा भी लिखता है। क्या पढ़ा प्रोवाइजो में? छोटी सी बात है, यदि किसी महिला के संबंध में इन तरह के अपराधों को हुआ है तो ऐसी जो अभिलिखित की जाएगी वो बात किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी महिला अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी। प्रोवाइडो परंतु यह और है कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर यथा स्थिति किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। क्या कहा भाई? नंबर 1 बात, यदि किसी महिला के विरुद्ध हुआ है तो महिला अभिलिखित करेगी। नंबर 3 बात, महिला के विरुद्ध किया गया है पर महिला शारीरिक या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है, तो फिर ऐसी जगह लिखी जाएगी जहां पर कि ऐसी महिला निवास करती है, ऐसी रिपोर्ट की इच्छा करने वाली महिला निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। दूसरा, रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस अधिकारी द्वारा 164 की धारा 5A के खंड A के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित। 164 में कल क्या दिखा था दीपक? कल 164 की बात की थी। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं 164 में? कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या है? ये तो स्टेटमेंट है विक्टिम की तरह, और ऐसी इसी को किसको भेजते हैं उसने? उस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जिसको 164 का बयान जो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है।
उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। दूसरी बात होगी ओरल हो गई, ओरल को हो गया तो उसको लिखित करवाएगा, लिखित है तो लिखित की लिखित, हस्ताक्षर हो गया, निःशुल्क कॉपी हो गई। उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप से और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, और जो उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो वह स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी। क्या अधिकार बिंदु नंबर 3 में नॉर्मल बात है, यदि पुलिस अधिकारी इस तरह की एफआईआर लिखने से मना कर रहा है तो फिर हमें किसको सूचित करवाना होगा? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को कम्युनिकेट कैसे करवाएगा, ओरल या रिटर्न? याद रखना, यदि पुलिस थाना यदि उसको मना कर रहा है तो फिर एसपी को कम्युनिकेट करवाने के लिए लिखित साधन का ही प्रयोग है, डाक के द्वारा है। और ऐसे एसपी के पास में यदि ऐसी इंफॉर्मेशन जा रही है तो फिर एसपी क्या करेगा? तो अपने सबऑर्डिनेट को बोल रहा है या फिर खुद इन्वेस्टिगेशन। या क्वेश्चन याद रखना, यदि नीचे वाले पुलिस थाने अधिकारी ने एफआईआर लिखने से मना किया है तो एसपी को कम्युनिकेट करवाया जाएगा, लिखित या मौखिक या दोनों, लिखित। ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद एसपी क्या करेगा? या तो खुद या अपने किसी अधीनस्थ। हो गया सेक्शन 154। तो 154 की यदि अपन कुछ खास बातें बाहर निकालने की कोशिश करें तो एफआईआर के कितने कंटेंट है? एफआईआर या तो लिखित होगी या मौखिक होगी। मौखिक होती है तो पुलिस अधिकारी कौन? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी किसका? पुलिस थाने का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यदि किसी महिला के विरुद्ध होती है तो महिला लिखित, या तो महिला पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी पीठासीन अधिकारी वो जो कि महिला हो। यदि कोई ऐसी महिला जिनके विरुद्ध इस तरह का ऑफेंस हुआ है, मानसिक या शारीरिक रूप से स्थायी या अस्थायी रूप से डिसेबल है, तो फिर पसंद के स्थान का मतलब हो गया कि हो सकता है वो किसी स्कूल में पढ़ रही हो सकता है वो किसी फैमिली वेलफेयर संस्था में रह रही हो सकता है किसी दुकान मकान हॉस्पिटल में काम कर रही हो, ठीक है। तो उसकी पसंद के स्थान पर रिकॉर्ड की जाएगी, अभिलिखित की जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी किसको भेज देगा? सेक्शन नंबर 164 में जो बयान ले रहे हैं उसके बयान में लिए जाने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ये तो होगी सब सेक्शन नंबर नहीं, प्रोवाइजो की बात होगी, मतलब एफआईआर के फर्स्ट कंटेंट के सब सेक्शन नंबर 1 की बात होगी। सब सेक्शन नंबर 2 हस्ताक्षर करवाएगा जो फर्स्ट में लिखी थी, फिर निःशुल्क कॉपी दे देगा उसको एफआईआर की। और सब सेक्शन नंबर 3 इनकार कर रहा है एसपी को तो लिखित रूप से बाई पोस्ट या फिर खुद भी हो सकता है, बाई पोस्ट एक हमारे पास में विकल्प है। और ऐसी स्थिति में एसपी क्या करेगा? जब एफआईआर लिखने से मना करते हैं तो अमूमन हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है? एसपी साहब को हम क्या करते हैं? एक्नॉलेजमेंट के साथ में भेज देते हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है आपको बताइए? भेज दिया, भेजने के बाद 1-2 दिन इंतजार करने के बाद में हम सीधे कोर्ट में जाकर परिवाद पेश कर देते हैं। परिवाद पेश करने के लिए क्या कहते हैं फिर बाद में कि सर पुलिस थाने के पास में गए और उन्होंने लिखने से मना कर दिया, जबकि गए नहीं। मजिस्ट्रेट ने एसपी को भेजा कि साहब एसपी को हमने भेज दिया, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया हमारे पास पर अभी तक कार्यवाही हुई नहीं है, अतः आपके सामने परिवाद पेश है, आप संज्ञान लेकर कार्यवाही करें। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 2 काम है, या तो सीधे से संज्ञान ले सकता है और या फिर इन्वेस्टिगेशन किए जाने का आदेश दे सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 156(3) में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। 155 में कितने कंटेंट है? 4। जैसे कि अभी अपन 154 में देखें 3 छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ो जरा दीपक। असंज्ञ मामले के बारे में इत्तला और मामले का अन्वेषण। अच्छा, पहले अपन ये बात करें कि 4 बातें क्या क्या होंगी। नंबर 1,
पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में NCR नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर पे इस तरह की बात को दर्ज करेगा और उसको कहाँ भेजेगा? कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास, और तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देता। मजिस्ट्रेट आदेश नहीं दे। सेक्शन नंबर 2 ये वाली बात। सब सेक्शन नंबर 3 बिना वारंट के गिरफ्तार करने के अलावा सभी सकते होंगे। 4 कई मामलों में संख्या है। यदि एक से अधिक ऑफेंस है तो, और उन एक से अधिक ऑफेंस में एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो सभी को कम्युलेटिव रूप से ऑफेंस मानकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ठीक है, पढ़ो जरा दीपक। जब पुलिस थाने के 62 अधिकारी को उस थाने की सीमा के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है तब एक मिनट बात ध्यान रखना, उस थाने की सीमाओं के अंदर, एफआईआर में थाने की सीमाओं के अंदर की बात नहीं लिखी थी, तो एफआईआर का मतलब है कि यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किए जाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसी थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर ही हो। यदि उस थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं भी है तो भी पुलिस अधिकारी इस तरह की सूचना को दर्ज किए जाने के लिए बाउंड है, जिसको हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब कि भले ही जुरिडिक्शन हमारी थाने का नहीं है पर फिर भी पुलिस अधिकारी उसको रिटर्न करेगा और फिर ऐसे रिटर्न किए जाने के बाद में कॉम्पिटेंट पुलिस थाने के उसको पीठासीन अधिकारी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसी क्षेत्राधिकार का होना जरूरी है। ठीक है ना, ये वाले शब्द इसमें आए नहीं है फर्स्ट वाले में। चलो, तब ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे पर रूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त वित्त करे प्रविष्ट करेगा या प्रवेश करवाएगा और इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। निर्देशित कर दिया। इसकी इसी रजिस्टर को अपन कहते हैं NCR नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। आगे संज्ञेय अपराध की क्या डेफिनेशन डिफरेंस देखा थे हमने कि साहब संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और गिरफ्तार भी कर सकता है। यहाँ क्या लिखा? तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। यही बात आ गई वो कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का घटित होना मजिस्ट्रेट साहब के सामने परिवार के समक्ष परिवार के रूप में आया है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा। कौन सा सेक्शन में? 155। और यदि यही परिवार संज्ञेय अपराध के बारे में आया होता तो 156। याद रखोगे 155(2), 156(3). ठीक है, नेक्स्ट। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने का बारसाधक संज्ञेय मामले में कर सकता है। ये इसने एक नॉर्मल बात कर दी कि साहब ऐसा आदेश प्राप्त हो जाता है तो फिर वो क्या क्या पावर्स इस्तेमाल कर सकता है, वो सारी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है। जहाँ मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वह इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। क्लियर एकदम? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या पढ़ा था अपन ने कल महेश सेक्शन नंबर 156 में? मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की ये कहानी अपन 154 में देखा, 154 से आगे आ रहे हैं सेक्शन नंबर 156 में, है ना। 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस। पढ़ो जरा 156 क्या कह रहे हैं। अच्छा, पहले की बात करेंगे 156 में क्या क्या 3 बातें हैं। एक बात तो हमने देखी थी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तीसरा हमने देखा था 190 के अंदर, कौन सा 190 जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहे हैं, उसमें यदि संज्ञान लिए जाने के बाद में संज्ञेय अपराध है तब 156 के 3 में आदेश दिया जा रहा है। और फर्स्ट में क्या होगा? मजिस्ट्रेट के बराबर होगी पुलिस अधिकारी की शक्ति। चैप्टर 13 क्या है? चैप्टर नंबर 13 में जांच करने की जो पावर मजिस्ट्रेट की है वो की वो पावर इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की। पढ़ो महेश। कोई पुलिस थाने का 62 अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी अन्वेषण कर सकता है उसकी जांच करने की थाने के सीमाओं के अंदर की स्थानीय सेक्रेट और अधिकारी का रखने वाले न्यायालय को अध्यादेश देना कि बंधु दे दिए। भाई इसने ये बात कर दी कि संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है। 2, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में
इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था कि जिसे ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन करने के लिए सशक्त नहीं था। प्रश्नगत नहीं किया जाएगा उसकी कार्रवाई को। यदि ये हो जाता तो फिर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने में हो सकता है अपने आप को पीछे धकेल लेता। हालांकि ये वो सेक्शन है जो कि पुलिस अधिकारी की उसको क्या कहेंगे अपन, जवाबदेहिता को निश्चित और अनिश्चित किए जाने की बात हो सकती थी। इसने जवाबदेहिता को खत्म कर दिया। अतः पुलिस अधिकारी असंभव काम कर पा रहा है। सब सेक्शन 3 धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। याद रखना सेक्शन नंबर 190(3) में नहीं, सेक्शन नंबर 190 के आदेश जो दिया जा रहा है वो कौन सा ऑफेंस पे दिया जा रहा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस पे। यदि सवाल आए 156 के 3 में 190 के आदेश कौन से अपराध के संबंध में है? संज्ञेय अपराध के संबंध में। कई बार प्रश्न पूछा गया, यदि आप क्वेश्चन सोल्व करने में तो क्या कहता है सेक्शन 157? अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। इन्वेस्टिगेशन कौन से अपराधों में? वो चाहे 155 की हो, नहीं चाहे 154 की हो, चाहे 155 की हो। 156 को अपन ने 154 से लिंक किया। 157 सेक्शन नंबर 154 और 155 दोनों से होकर निकलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किए जाने की पावर दोनों ही स्थिति में सेम होगी। पढ़ो जरा जीतू क्या कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया। नगमा पहले बताओ अन्वेषण किसे कहते हैं? पुलिस अधिकारी क्या करता है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान? यदि इसने बता दिया ना कि साहब इन्वेस्टिगेशन इसे कहते हैं तो सवाल या निशान लगा लेना तुम्हारे यहाँ आने पर। हाँ, टू फाइंड सम एविडेंस। पुलिस अधिकारी के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया जाना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। तो पुलिस अधिकारी जांच कब से करने लगे? हाँ, कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 2 के कौन से सब सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया? आपने कल कहा था सर, मैं याद रखा हूँ। कहाँ है 2 के प्रोविजन में? 155 में तो असंज्ञेय अपराध में संज्ञेय अपराध नहीं, सेक्शन नंबर 2 में इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा कहाँ दे रखा है? 2H है, निकालो नगमा 2H। क्या है? बधाई हो, मुबारक हो, बहुत बहुत। आप सभी के साथ में एक वकील साहब गए थे, वकील साहब और तैयार हो रहे हैं। कंपटीशन आप लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान रखिए कि तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। क्या है? साक्ष्य को एकत्रित कौन कौन कर रहे हैं? या किसी व्यक्ति कौन है? या तो ऐसा व्यक्ति जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी है के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किए जाने की कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन कहला रही है। यही वो इन्वेस्टिगेशन जो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ रहे हैं। हाँ दीपक, नीचे दो, चलो आगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया। यदि पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधिक वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। सेक्शन नंबर 157 के द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी? अकरेंस रिपोर्ट, जिसको अपन ने कल OR के नाम से जाना था। क्या होता है महेश अकरेंस रिपोर्ट? जब पुलिस अधिकारी के पास किसी भी प्रकार के मामला अपने समक्ष आता है, कोई भी रिपोर्ट उसके पास आती है, तो वो उस मामले के अंदर जो कोई जांच कोई अन्वेषण कर रहा है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को देता है। किसान आपके क्षेत्राधिकार में ऐसे कॉग्निजेबल, देखो बात लिखी है सेक्शन नंबर 156 के बारे में। ये असंज्ञेय के बारे में नहीं है, क्योंकि असंज्ञेय के बारे में वो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो उसके बारे में रिपोर्ट करनी जरूरी नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी के बारसातिक अधिकारी को या तो इत्तला प्राप्त हो या अन्यथा। इस अन्यथा में क्या आ जाएगा?
FIR दर्ज होना जरूरी नहीं है। उसके पहले भी यदि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई कर रही है तो उसकी रिपोर्ट भी भेजेगा। ठीक है। और मामले के तथ्य और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी करने के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। बस ये तो नॉर्मल बात हो गई। उसको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है अकरेंस रिपोर्ट बनाकर भेजेगा और उस स्थान पर जाएगा जिस स्थान पर ऐसे अपराध हो जाने की घटना है। परंतु जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम लेकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। याद रखना सेक्शन नंबर 157 का ये जो प्रोवाइजो है वो किसके संबंध में है कि आप खुद जाएगा। तो सब सेक्शन ने इसी प्रोवाइजो को का फर्स्ट पार्ट क्या है, नाम देकर दी गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तो जाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना अभी नहीं जाएगा बाद में जाएगा, मतलब कार्यवाही क्या की जा रही है, पोस्टपोन की जा रही है। ठीक है ना। और सब सेक्शन नंबर नहीं इसका प्रोवाइजो नंबर 2 यदि पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा। रिफ्यूज कर दे रहे हैं। दो बातें प्रोवाइजो में, नंबर 1 तो अभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है बाद में किए जाने के लिए, नंबर 2 रिफ्यूज कर दे रहे हैं के सामने इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन नहीं किए जाने की बात कब कर रहे हैं, जब पर्याप्त आधार नहीं हो। पोस्टपोन कब कर रहे हैं, आधार नाम से आधार कर दिए जैसे हम लोग इस बात को जानते हैं बाद में कर लेंगे। और क्या है, मामला गंभीर प्रकार का नहीं है अतः उसको बाद में पोस्टपोन किया जा सकता है। परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षण या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। ये सामाजिक कार्यकर्ता शब्द पहली बार आया है और इसके अलावा कहीं भी आएगा भी नहीं पूरे अपने इसमें CRPC में। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता का बात कहाँ दे रखी है कि जिस किसी भी महिला के विरुद्ध इस तरह का अपराध हुआ है और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया है तो उसके स्टेटमेंट को जब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, नंबर 1 यथासाध्य इसका मतलब यदि महिला पुलिस अधिकारी है तो ठीक है, उसके माता पिता संरक्षक नातेदार सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। कितने आदमी है, 4 माता पिता संरक्षक नजदीकी नातेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में। इनमें से एक भी होगा तो चलेगा। हाँ इनमें से कोई भी, सभी पे बेटा या लिखा हुआ एक बार रुकना है ना। तो 157 एक जनरल बात कह रहा है, नहीं 157 क्या बात कर रहा है कि साहब एक अकरेंस रिपोर्ट बना के भेजेगा और वो खुद जाएगा। खुद कब जाएगा कि साहब ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर अपराध होने की घटना है। यदि अपराध गंभीर प्रकार का नहीं है या तो ना तो खुद जाएगा ना किसी दूसरे वाले को भेजेगा, पोस्टपोन करेगा। मामला यदि गंभीर प्रकार का नहीं होने के अलावा क्या लिख रखा है, यदि पर्याप्त आधार नहीं है तो फिर मना कर सकता है। फिर लिखा कि यदि किसी तरह की अपराध की बात की घटना थी किसी महिला के बारे में इन अपराध में तो ऐसा रिपोर्ट जब स्टेटमेंट किया जाएगा तो माता पिता संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता या नजदीकी नातेदार की उपस्थिति में करेगा। नेक्स्ट उत्तर 1 के परंतु के खंड में वर्णित ख और क दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस धारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतु के खंड में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इतला देने वाले को ख यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा। क्या मतलब समझे? अगर कैंसिल कर रहा है तो सूचना देने वाले को बता रहे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। और जब किसी आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी उसको आकर और वो इन्वेस्टिगेशन किए जाने का मना कर रहा है, सूचित कर दिया, तो उस आदमी के पास क्या अधिकार है? मजिस्ट्रेट साहब के पास न जाए कि साहब पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया। एक बार वापस पढ़ो जीतू, उत्तर 1 के परंतु के खंड में वर्णित ख और क दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा। देखो किसमें? अपनी रिपोर्ट में। रिपोर्ट कौन सी है? Occurrence। अकरेंस रिपोर्ट।
अकरेंस रिपोर्ट का मतलब है कि चाहे ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चाहे ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, दोनों स्थिति में मजिस्ट्रेट को अवगत करवाएगा। समझ गए? आगे और उक्त परंतु के खंड में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तला देने वाले को यदि इन्वेस्टिगेशन करने का मना करता है तो उस आदमी को भी सूचित करेगा जिस आदमी को जिसने सूचना दी है। तो यदि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो क्या ऐसी सूचना ऐसे इन्फॉर्मेंट को देनी जरूरी है? क्या इन्फॉर्मेंट को सूचना दी जानी कौन सी जरूरी है? यदि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। क्लियर? आगे सेक्शन नंबर 158, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? कौन सी रिपोर्ट की बात चल रही है? अकरेंस रिपोर्ट। जनरल बात करें तो कैसे की जाएगी? पुलिस ऑफिसर अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भेजेगा। क्या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर उस ऑफिसर को जिसने की इस तरह की सूचना भेजने की बात कही है उसको वापस करेक्शन करने का कह सकता है? हाँ बिल्कुल कह सकता है। चैनल बना रखा है, हायरार्की बना रखी है। पढ़ो जरा नगमा 158। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? पहले तो 157 के सबसेक्शन नंबर 2 में ऐसी बात की सब इंफॉर्मेंट को सूचना दी जाएगी, स्टार मार्क करके इंपोर्टेंट करना उसको। ठीक है, पढ़ो। राज्य सरकार निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिससे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा या नियत करे। कैसे भेजी जाएगी? विशिष्ट नहीं, वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से। तो ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के बासातक अधिकारी ऐसे अनुदेश ले सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर अपने अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अवलंबित मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। हो गई कहानी खत्म। किसकी है? अकरेंस रिपोर्ट की। 159 अकरेंस रिपोर्ट क्या है बताओ? कहां से पढ़ी अपने? अभी अपन ने बात की थी ना, अकरेंस रिपोर्ट क्या है? निकालो सेक्शन नंबर 157, पढ़ो। यदि पुलिस थाने अधिकारी को इत्तला प्राप्त करने या संदेह करने का कारण ऐसा अपराध किया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वो सशक्त है, वो उस अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। उस अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। यही रिपोर्ट है अकरेंस रिपोर्ट। भेज दी, हो गई कहानी खत्म। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेज दी। अब सेक्शन 159 भी पढ़ो नकमा 7 में। अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन के आदेश कब दिए? जब पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने का मना कर दिया गया, या फिर मना करके उस इंफॉर्मेंट को दिया, इंफॉर्मेंट ने इस तरह की बात कही, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपलब्ध रीति के मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए उनको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? या तो पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे रहा है, या क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन जो रोकी गई है उसमें खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है कि साहब पहले इस बात के तथ्य को मुझसे परिचित होने दो कि वास्तव में इन्वेस्टिगेशन किया जाना आवश्यक है या नहीं है, या फिर इस तरह की कार्रवाई करनी या नहीं है। या अपने अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। मतलब या तो वो खुद कर सकता है या किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को डेपुटेशन पर काम कर सकता है कि आपको इस तरह का काम करना है। और यदि फाइनली यदि लगता है कि साहब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि साहब इन्वेस्टिगेशन किए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो फिर पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने से मना भी किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर एक छोटी सी कहानी है कि जब पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको कम्युनिकेट करना है मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन ठीक कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन चालू रखे, ठीक नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन को रोक दे। 159 तक की ये कहानी है। साक्ष्य की हाजिरी की परीक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्या है सेक्शन नंबर 160 की हेडिंग? क्या समझेगा? नहीं ऋतिक? अटेंडेंस ऑफ विटनेस के पास वालों कौन मौजूद था उस टाइम घटना के टाइम?
कौन बुला रहे हैं विटनेस को? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट बुलाएगा सर। सेक्शन नंबर 160 पढ़ो तो कौन बुला रहे हैं? पुलिस ऑफिसर के पास पावर है दूसरा रखने का बोलता है। तो 160 में कौन बुला रहे हैं? पुलिस ऑफिसर बुलाएगा सर। या फिर मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी खुद ही बुला रहे हैं विटनेस को, किसके लिए? साक्ष्य को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर उनसे स्टेटमेंट लेगा, साक्ष्य आएंगे, एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। पुलिस अधिकारी के द्वारा एविडेंस को कलेक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। ये रहा इन्वेस्टिगेशन। पढ़ो। कोई, हाँ पढ़ो। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों को परिस्थितियों से परिचित होने प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने के अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। क्या कहा? लिखित आदेश देगा, अपेक्षा लिखित आदेश के द्वारा कर सकता है। पुलिस अधिकारी को भेजेगा, किसी भी कांस्टेबल है कांस्टेबल की रैंक को और उस आदमी को कम्युनिकेट करवाएगा कि आपको इस मामले में इस संबंध में पुलिस थाने में मौजूद होना है और आपको बात बतानी है कि किस तरह की बात है, किस तरह की नहीं है। और ऐसा आदमी ऐसे सूचना की तामील में उपस्थित होगा। होगी, ये तो थी एकदम साधारण बात। अब है मेंटोस वाली बात। क्या है मेंटोस? दिमाग की बत्ती में क्या लिखा कि इन तरह के आदमियों को मजिस्ट्रेट ने, पुलिस अधिकारी थाने में स्टेशन में बुलाएगा, उसके घर पे जाके करेगा। कौन कौन है? पढ़ो ऋतिक। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से अधिक आयु है का यह किसी स्त्री से या शारीरिक या मानसिक रूप से नियोग्य किसी व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है बिन किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। काय की अपेक्षा? मतलब कि आपने अभी भी क्या पढ़ा? बताओ मुझे ये क्या पढ़ा? पहले आपने 160 पढ़ा, पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को बुलाने की शक्ति, नोटिस भेज दिया, आ गया। अब अभी जो प्रोवाइजो पढ़ा वो क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी बाकी सब आदमी को तो बुला लेगा मगर जो मैन है मगर मैन जाके करेगा, मैन नहीं, मगर इन परिस्थितियों में इन आदमियों को खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा। अरे खुद तो वो उसमें भी कर रहे हैं। इन आदमियों को थाने में नहीं बुलाया। वापस बोलो, सेक्शन 160 ने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन में पढ़ो ना, 160 की बैठिंग पढ़ो ना, इन क्या कर रहे हो? वो तो शक्ति है ऐसे इनके पास, तो पुलिस थाने में बुलाएगा, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी भी आदमी को बुला सकता है। मगर 161 में ये बता रखा है कि ये आदमी 161 में अभी पहुंच ही नहीं है, अभी 160 में ही है। 160 में लिखी हुई सामान्य बात का प्रोवाइजो है जो ये कह रहे हैं कि सब पुलिस अधिकारी यूं तो बुला सकता है मगर इन आदमियों को नहीं बुला सकता। कहां पर नहीं बुला सकता है? पुलिस स्टेशन में। स्टेशन में। अब बताओ वो आदमी कौन कौन है? जो 15 वर्ष से कम आयु का है, मतलब किसी भी बच्चे को, बच्चे की डेफिनेशन 18 साल तक में आती है, तो किसको नहीं बुला रहे? 15 साल से कम वाले को। 1 2 और जो 65 वर्ष से ज्यादा आयु का है, मतलब जो सीनियर सिटीजन हो चुका है। 65 साल से ज्यादा उम्र का क्या केवल आदमी या क्यों महिला भी? दोनों हो सकता है। 3 कोई पुरुष रहे ये और कोई अच्छा, महिला तो किसी भी उम्र की नहीं। आगे इसके स्त्री से शारीरिक या मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से सही नहीं है वो, या तो फिजिकल हैंडीकैप है या मेंटली डिसेबल है
या फिर कोई भी महिला है। तो 5 आदमी है, मतलब 5 तरह के व्यक्ति है, 15 साल से कम, 65 साल से ज्यादा, कोई भी स्त्री, मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत व्यक्ति, पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी भी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेंगे। मतलब कहां पर उपस्थित होने की अपेक्षा किया जा सकता है? जहां पर वो सामान्य रूप से निवास करती है, जहां रहती है काम करती है। नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 2, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उद्धार के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से उचित खर्चा का पुलिस अधिकारी द्वारा संग्रह कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। भाई नॉर्मली तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां स्वयं ही चला जाता है जहां पर वो आदमी या तो घटना है, या तो घटना घटित हुई है, या फिर विटनेसेस जहां पर मौजूद है, और यहाँ या फिर जहां पर से किसी आदमी को बुलाया जा रहा है, तो फिर खर्चा कौन देगा? ऐसा खर्चा राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप हो जाएगा। खत्म। सेक्शन नंबर 161 क्या कह रहे हैं नलिनी? सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कौन से विटनेस है ये? वही जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। पढ़ो 161। पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। मौखिक परीक्षा का क्या मतलब हुआ? औरंगजेब सवाल जवाब पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्त्रीय संपरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सभी प्रश्नों का सही से उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। क्या कहा पुलिस अधिकारी ने? पूछा अरे तू भी चोरियां कर तो फिरे। इस सवाल का जवाब यदि वो देता है तो ये उस आदमी को खुद को गिरफ्तार किए जाने की बात से सक्षम बना देगा पुलिस अधिकारी। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी आदमी को मजबूर नहीं किया जा सकता जिसके सवालों में वह आदमी खुद आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाए। उसके अलावा बाकी जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए होगा। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। सेक्शन नंबर 161 में जो भी कथन लेखबद्ध किए जा रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के कथन अलग होंगे और अलग अलग अभिलेख बनाएगा। 161 का बयान सभी लोगों के अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, अब इसी 161 के प्रोविजन की बात है। 161 ने क्या लिखा? लोगों को अपने साथ में उपस्थित करके एविडेंस लिए जाने की शक्ति, ठीक है ना। परंतु इस धारा की यह कि इस उपधारा के अधीन किया गया कथन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी अभिलिखित किया जा सकेगा, बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट, परंतु यह और है कि किसी ऐसी स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 161 के सबसेक्शन नंबर 3 का प्रोवाइजो के नीचे लिख लेना सेक्शन नंबर 157 का सबसेक्शन नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइजो। नगमा अभी भी सेक्शन नंबर 157 का सबसेक्शन नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइजो क्या पढ़ा? एक 157 के 1 का सेकंड प्रोवाइजो क्या पढ़ा? जीतू ने पढ़ा था, फिर 4 अंकों की बात की थी। क्या पढ़ा था जीतू? जब किसी महिला के विरुद्ध ये अपराध होता है तो महिला पुलिस अधिकारी उसका बयान लिखेगी या उसके तो सेक्शन नंबर 157 में जिसका बयान लिखे जा रहे हैं वो महिला कौन है? विक्टिम, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। और सेक्शन नंबर 161 के 3 में जो बयान लिखे जा रहे हैं वो कौन है? साक्ष्य है, विटनेस है, जिसको पुलिस अधिकारी ने विक्टिम खुद भी विटनेस हो सकता है। सेक्शन नंबर 161 का 3 और सेक्शन नंबर 157 का 1 का प्रोविजन नंबर 2 को दोनों को आपस में इंटरलिंक करके एक बात करनी है। तो इसमें जब इस तरह के एविडेंस को साक्ष्य को ग्रहण किया जा रहा है
तब किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी के द्वारा ऐसे बात को अभिलिखित किया जाएगा। और उसमें क्या लिखा, जब किसी ऐसी महिला से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाएंगे। तो सवाल यह है कि किसी महिला के द्वारा किसी महिला के विरुद्ध इस तरह के अपराध होने की स्थिति में ऐसे बयान कौन अभिलिखित करेगा? महिला पुलिस अधिकारी। सेक्शन 165 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य नहीं। 161 के बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। चलो नलिनी, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया देखो शब्द इसमें लिखा है इस अध्याय के अधीन, पूरे चैप्टर तो इस अध्याय में मतलब कौन कौन से ऑफेंस है? कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, तो दोनों ही ऑफेंस की तरह की बात चल रही है। हाँ, कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वो पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाव ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कौन है भाई? क्या कह रहा है? क्या पढ़ा? न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वो पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई ऐसा भाव हो किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा। कहाँ लाया जाएगा? ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे तथ्य किए गए जांच या विचारण में इसको इस्तेमाल में किया जाएगा, परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप से लेखबद्ध कर दिया गया है ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाए। कल क्या बात कही थी अपन ने? इस तरह के 161 के बयान को प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाएगा और प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन इन चीफ करके मैजिस्ट्रेट को यथा स्थिति से परिचित कराएगा कि सब यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें ये एविडेंस दिए थे। फिर इनका क्या करवाया जाएगा? चलो बुलाया जाता है। तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाए। 145 में क्या कहते हैं अपन? किसी भी साक्ष्य को खंडन करवाए जाने के बाद। तब अपन ने क्या पढ़ा था? या तो तुम्हें तब पता नहीं था या तुम्हें बात हुई थी अपनी, खंडन करवाया जाएगा तब। अच्छा, सेक्शन नंबर 147 को 45 को अपन वैसे ही कौन से सेक्शन के नाम से जानते हैं? किसी भी साक्ष्य को खंडित करवाए जाने के लिए। और सेक्शन 157 को कोरोबोरेट करवाए जाने के लिए। सेक्शन 154 है हॉस्टाइल। सेक्शन नंबर 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन का मतलब कोई साक्ष्य आया है, मतलब कोई सवाल का जवाब हमारे पास में ऑलरेडी है, अब उस सवाल के जवाब को और पुख्ता बनाना है तो किसी दूसरे एविडेंस को उसकी पुख्ती, उसका मौजूदगी को और या फिर अस्तित्व को या अनस्तित्व को और ज्यादा मजबूत करना, इसको हम कहते हैं कोरोबोरेशन। और कॉन्ट्राडिक्शन कहीं कहीं बात के अस्तित्व को खत्म किए जाने के लिए बात करना, कोरोबोरेशन। ये क्या कह रहा है? 161 के बयान पर किसी बात का साबित हो गया होना है तो फिर अब उसका क्या करवाया जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी भी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जाएगा। क्या कहा अपन ने? वहां पर भी देखा था, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई सी नई चीज आ जाती है तब फिर न्यायालय की अनुज्ञा से जो आदमी जिसने बुलाया है उसका क्या कर सकता है? री एग्जामिनेशन। ये कहा नहीं कि लाया जाता है तो प्रतिपरीक्षा में पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। हो जाएगा, कोई आसान सी बात है, कोई नॉर्मल, कोई ज्यादा गहरी बात नहीं है। 161 के बयान को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसिक्यूशन के द्वारा साबित किया जाएगा। जब 161 के बयान प्रोसिक्यूशन के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित हो जाता है तब मैजिस्ट्रेट इसी एविडेंस को सामने वाले वकील साहब को 145 में कॉन्ट्राडिक्ट करवाने की बात करते हैं। और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन के दरमियान यदि कोई नया प्रश्न उठता है तो ऐसे प्रश्न को री एग्जामिनेशन करवाए जाने की भी बात हो जाएगी। नेक्स्ट, इस धारा की किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड 1 के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है और उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। इस धारा की किसी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा। ये अच्छा, धारा 32 क्या कहती है?
डाइंग डिक्लेरेशन है 32 का, 2 है ना, या 1 है? बताओ क्या है? 2 है। 32 का 2 है, वो तो 32 का 1 क्या है? ये 32 का 1 है डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब वो डाइंग डिक्लेरेशन का एक ही सेक्शन है, मतलब ये तो सारे वो दूसरे 32 में कितने सबसेक्शन है टोटल? 4 व्यक्तियों के द्वारा दी गई 8 बातें हैं, मतलब टोटल कितने स्टेटमेंट है सेक्शन नंबर 32 में। इस तरह की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी भी कथन को लागू होती है। इसका एक डाइंग डिक्लेरेशन और सेकंड में तो सिर्फ वाला है। डायरी मेंटेन कर रहा है। 32 का तो वो कॉमन कॉज ऑफ बिजनेस में अगर कुछ बात सामान्य कारोबार के अनुक्रम में यदि पूछने की बात हुई तो फिर यह इस सर 32 में कोई मर गया डाइंग डिक्लेरेशन करके तो फिर वो उसकी रीएग्जामिनेशन कैसे होगी? खंडन वगैरह खंडन नहीं करवाया जाएगा फिर उसको। और यदि करवाया भी जाता है तो फिर कौन सी परिस्थिति अगर अस्तित्व में आना रहेगा? सेक्शन नंबर 33 में क्या बताया है कि यदि किसी एविडेंस के मरने के बाद भी उसको करवाया जाए तो ये परिस्थितियों में उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हो गया सेक्शन नंबर 162। अब यदि बात करूं नगमा 154, ऋतिक 154, जो उसने बताई उसके फर्दरेंस में संज्ञेय मामलों में इतना और नगमा 155 कहाँ हुआ? शहरी में क्या खाना नहीं खाए या शहरी की नहीं है या फिर कुछ खीर बची हुई याद आ रही है यार थोड़ी खीर खा लेती ठीक है, फिर क्या है दिमाग का है आपका? नलिनी क्या है 155? संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी को चिल्ला के अपन बोल रहे हैं 154 में संज्ञेय मामलों में इत्तला है, 155 में असंज्ञेय मामलों में इत्तला है। ऋतिक कहाँ खोया हुआ है? तुमने बेडशीट लाने के लाकर देने के लिए कहा था, वो तो तुम लाए नहीं, वो अलग जाते तो जो मिलेगी ध्यान रखना। अब उसे जून जुलाई में नया अच्छा ये कौन सी बेडशीट है एक बार बंद करो इसको। ये होगा जून में तो नया माल उठेगा ना। अब उस काम को छोड़ो, अब मुझे ये बताओ जब हम लोग यहाँ चिल्ला के पढ़ रहे हैं कि 155 में असंज्ञेय मामले के बारे में तो तुम कहाँ खोए हुए हो? 156 बताओ। 156 परिवार कटकट परिवार नहीं गया यार। क्या है? मैं 156 संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी के अनुसार अभी पढ़ा 156 में 3 बिंदु है, बराबर शक्तियों की प्रश्न नहीं किया जाएगा संज्ञेय अपराध। सेक्शन 157 में जीतू ने पढ़ा था, क्या था? प्रक्रिया। नगमा सेक्शन 158 कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट कौन सी है? अक्रेंस रिपोर्ट। कैसे भेज रहे हैं? या तो जाके लिखित कर देंगे या फिर डाक के द्वारा भेज जाएगी। तुम क्या एफआईआर की बात पढ़ रही हो सबसेक्शन नंबर 3 की? हाँ 156 मैं तो पढ़ रहा हूँ 158 पूछ रहा हूँ आपको। रिपोर्ट कैसे मिलेगी? रिपोर्ट हाउ टू सबमिट। अच्छा नगो मुझे ये बताओ सीआरपीसी 154 तक आप आएंगे हो लगातार, कल नहीं एक कल को छोड़ देते हैं। 154 तक आपने क्या क्या पढ़ा कर जाके? रिवाइज नहीं कर रही क्या? फिर कब पढ़ोगी? करती क्या हो? सिलाइयाँ करती हो घर पे? फिर कि यदि मैं 154 की बात करूं संज्ञेय अपराध 155, असंज्ञेय अपराध 156, संज्ञेय अपराध की इन्वेस्टिगेशन की शक्ति 157, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया 158, अकरेंस रिपोर्ट को भेजा जाना 159,
टू होल्ड द इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट उसको होल्ड भी कर सकता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। 160 पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्यों को बुलाने की शक्ति। 161 पुलिस अधिकारी को द्वारा साक्ष्यों को रिपोर्ट करने की शक्ति। 162 हस्ताक्षर नहीं करवाया जाना। 163 जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, टिप नहीं दी जाएगी। टिप का मतलब होटल में किसी को दी जाने वाली, वेटर को दी जाने वाली टिप नहीं है, ये टिप है थ्रेट, इंगेजमेंट एंड प्रॉमिस। कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार बताने में व्यक्ति बातें साक्ष्य देने की धारा 24 में लिखा हुआ है। कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कोई कथन करने से जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहता है, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित नहीं करेगा। यदि वो अपनी इच्छा से कोई एविडेंस, कोई बात कहना चाह रहा है तो कोर्ट उसे नहीं, पुलिस अधिकारी मना नहीं करेगा। इसको टिप पे अपन नहीं मानेंगे। सेक्शन 164 जबरदस्ती नहीं करवाएंगे बोल के, ये तो लिखा है 163 के 1 में के साथ जब किसी विटनेस को बुलाया जाता है और वो साक्ष्यों की परीक्षा ले रहा है तो कोई भी धमकी नहीं दे दिया जाएगा कि बोल तू बताता है या नहीं बताता है। किसको किसको बुलाया जा रहा है? ये विटनेस को। विटनेस कौन कौन हो सकता है? विटनेस जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे, कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी मौजूद हो सकता है। क्या इस पुलिस अधिकारी के द्वारा विटनेस के रूप में एक्यूज को भी बुलाया जा सकता है? कहां बात कही थी हमने एक्यूज को बुलाए जाने की पावर? 315 तो मैजिस्ट्रेट की पावर है। 305 नोटिस कहां दे रहे हैं पुलिस अधिकारी एक्यूज को बुलाए जाने के लिए? 41 के ए में किसी एक्यूज आदमी को गिरफ्तार किए जाने से पहले क्या करेगा? बुलाएगा और क्या कहेगा? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साक्ष्य की नहीं, इन्वेस्टिगेशन किए जाने में हमारी मदद करो। यदि मदद करने के लिए वो हाँ कर देता है तो हालांकि ये खुद भी क्या एक्यूज है, तो मतलब खुद भी एक विटनेस तो ही है, साक्ष्य में मदद कर रहा है, तब तक तो ठीक है। नहीं मदद कर रहा है तो फिर पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। कन्फेशन और स्टेटमेंट पे फर्क अपन ने कल देख लिया था। कन्फेशन हम किसको करें? जब किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया जा रहा है तो उसे हम कन्फेशन करें। और स्टेटमेंट का मतलब है किसी विक्टिम के द्वारा दी गई अपने विरुद्ध हुए जाने वाले अपराध के समय की परिस्थितियों का परिचय करवाना या उसके बारे में कोई बात बताना, ये क्या है? स्टेटमेंट। तो 164 दो बातों के बारे में बता रहा है कि एक तो कन्फेशन रिकॉर्ड की जा रही है जो कि अपराधी व्यक्ति के द्वारा है, और एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि विक्टिम व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है। ठीक है ना? पढ़ो जरा ऋतिक। ठीक है सर, इंग्लिश में पढ़े तो हमें सर आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें पढ़ो। Recording of confession and statement. Any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not he had jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of investigation under this chapter or under any other law, for the time being in court or at any time afterwards, before the commencement of the inquiry or trial. अब एक मिनट रुको। सेक्शन नंबर 164 में कौन कौन ऐसी कन्फेशन और रिकॉर्डिंग, ऐसी कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है? मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ। दूसरा सवाल, कब तक कर ले रहे हैं? जब पोस्ट में नहीं आया, जब अब एक बार जुडिशियल उनके पास नहीं आती तब तक। जुडिक्शन का सवाल नहीं, अब हिंदी में पढ़ो। कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे
किसी में था आपका सवाल ये है कि ऐसी कन्फेशन या फिर ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कब किए जा रहे हैं? विचार प्रारंभ होने से पूर्व और और किसी समय अपने से की गई किसी संस्कृति या कथन किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण 164 के बयान क्या केवल सीआरपीसी में दिए गए अपराध के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही करेंगे या फिर अन्य विधि के इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हैं? जैसे कि पोक्सो का मैटर हो गया है ना, किसी बच्चे के रिकॉर्ड स्टेटमेंट करेंगे तो भी क्या किया जा रहा है? 164 के बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर कि साहब जिस तरह की बात होती है, या फिर SC/ST का कोई एक्ट हो गया या फिर पोक्सो का एक्ट हो गया, सभी के तरह में, या फिर IPC में कोई हो गया, तो इन सब में क्या करेगा? या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिपोर्ट किसी भी अधिकारी से किसी भी अधिकारी तक। इसका मतलब ये है कि उसके क्षेत्राधिकार में ऑफेंस हुआ है ऐसा होना जरूरी नहीं है। मान लो उसके क्षेत्राधिकार में ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है और उसने इसे रिकॉर्ड किया है, तो ऐसे रिकॉर्ड किए गए कन्फेशन और स्टेटमेंट को क्या करेगा? रिकॉर्ड करके कम कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेज देगा जो कि इसकी जांच और विचारण कर रहे हैं। कब करेगा? इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जांच और विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। तो 164 का जो भाग है वो जांच और विचारण का नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का। प्रोवाइजो क्या है? ऋतिक क्या है प्रोवाइजो? ये परंतु श्री हाँ परंतु ये भी कि कोई भी संस्कृति किसी क्या ऐसे क्या कोई भी संस्वीकृति हाँ किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा संस्वीकृति या उसके आगे क्या लिखा? किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा ऊपर वाला पहला प्रोवाइजो पढ़ो ना, पहला परंतु यह कि उस उपधारा के अधीन की गई किसी संस्कृति या कथन या संस्कृति का चाहिए यहाँ पर। संस्कृति तो एलएलबी स्टूडेंट है हमारे लिए। संस्कृति हाँ या कथन संस्वीकृति किसे कहते हैं? संस्वीकृति का मतलब क्या समझते हो? खुद के बाल कटवा लेना, नाई की दुकान पे जाके खुद की वो स्वीकृति क्या नगमा संस्वीकृति किसे कहते हैं? कन्फेशन किसे कहते हैं? वापस बोलो जोर से। हाँ कन्फेशन करे किसको कहते हैं? संस्वीकृति। मतलब जब मैजिस्ट्रेट संस्वीकृति को रिकॉर्ड कर रहा है तो संस्वीकृति कौन दे रहा है? एक्यूज दे रहे हैं। और एक्यूज क्या कह रहे हैं? खुद की स्वीकृति मंजूर कर देना कि भाई रोज मैं तो आपराधिक कार्य को स्वीकार करना संस्वीकृति क्या है? किसी भी अपराध को स्वीकार कर रहा है। नहीं, किसी भी अपराध के किए जाने को स्वीकार करना कि हाँ स्वीकार करना वो crime उसी ने किया है। उसी ने किया है। ये क्या है? कन्फेशन। एक आदमी पास में खड़ा होकर कहता है कि सब जब इस आदमी के द्वारा अपराध किया जा रहा था तब मैं वहीं खड़ा था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस आदमी ने अपराध किया। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात कन्फेशन है या एविडेंस है? भाई ये तो विटनेस कह रहे हैं ना कि साहब एक आदमी है जिसने मेरे सामने इस तरह का अपराध किया है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। तो मैंने क्या कन्फेशन दी है? कन्फेशन कौन देता है? वो आदमी जिसने अपराध किया है। और मेरे द्वारा कही गई बात क्या है? ये एविडेंस है। और मैं कौन हूँ? मैं विटनेस हूँ। तो विटनेस जो बात कहेगा वो एविडेंस होगी। एक्यूज जो बात कहेगा अपने अपराध को यदि स्वीकार करता है तो, और यदि वो एक्यूज अपने अपराध को स्वीकार करने के अलावा किसी दूसरी बात को स्वीकार कर रहा है तो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगा जो विटनेस के द्वारा दिया जा रहा है।
परंतु इस उपधारा के अधीन कोई संस्वीकृति या कथन किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा भी अभिलिखित की जा सकेगी। 41D क्या पढ़ा था? क्या था 41D में डिफेंस? एक बार दीपक निकालो। अन्वेषण के दौरान एक बार मिल सकेगा, पूरी प्रक्रिया के दौरान नहीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान नहीं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि वो मिलना चाह रहा है तो अपने वकील साहब से मिल सकता है, मगर पूरी प्रक्रिया के दौरान नहीं। यही वो है। परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई भी संस्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। प्रोविजन नंबर 2 ये और है कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन मैजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। किसी पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट की शक्तियां कब प्रदत्त कर देते हैं? 156(1) में 156(1) में शक्तियां प्रदत्त नहीं करते हैं। वो उसमें बता रखा है कि शक्तियां इतनी होगी जितने की इसको होगी। वो 33 में बनाते ना सर, 33 में शक्तियां प्रदान करने की। 133 या 144 132 में अगर सर वो 33 में शक्तियां प्रदान। देखो कई सारे स्पेशल एक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि अपन बात करें प्रिवेंशन एक्टिविटीज की बात करें या फिर हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी की बात करें, और पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी है ना। ऐसे तरह के एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की पावर सरेंडर कर दी जाती है। तो क्या हो गया? स्पेशल एक्ट में किसको अपॉइंट कर दिया मजिस्ट्रेट एज ए मजिस्ट्रेट? पुलिस अधिकारी को। तो क्या ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको मजिस्ट्रेट की पावर सरेंडर किया या जिसको मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट किया गया, वो क्या 164 के बयान दर्ज करवा लेगा? नहीं करवाएगा। यही कह रहे हैं। परंतु यह और है कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन हमेशा नहीं मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति दे रखी है, क्या वह संस्वीकृति अभिलिखित करवाएगा? नहीं। सबसेक्शन नंबर 2 पढ़ो जरा ऋतिक। ये तो कह सकते हैं ना कि पुलिस अधिकारी को यदि कन्वेंशन की पावर दे भी दी तो उसके ये पावर उसके पास कभी नहीं आएगी। कन्फेशन में रिकॉर्ड कर सकता है ये पावर। वो तो पुलिस ऑफिसर ही थे एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, जब कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी अपराध को करवाना स्वीकार करे, हाँ क्या हुआ जीतू कहीं अटके हो? जब कोई पुलिस 32 में कंफर्मेंट ऑफ पावर्स है, शक्तियां प्रदान करने का ढंग कैसे करते हैं? हाई कोर्ट या ट्रांसफर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है या हाई कोर्ट लिखा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार मतलब हाई कोर्ट शक्तियां प्रदान कर सकती है, एक्ट में लिख दी गई बात के हिसाब से। अब वो मैजिस्ट्रेट बनेंगे, अब मैजिस्ट्रेट क्या कर लेगा? ऐसा नहीं। सवाल क्या पूछ रहा था मैं आपसे सवाल? पुलिस अधिकारी कन्फेशन के बारे में कुछ बोलो। हाँ, क्या पुलिस अधिकारी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? कर सकता है। पर ऐसी कन्फेशन जो रिकॉर्ड की गई वो एडमिसिबल होगी? नहीं, है ना, रिलेवेंट नहीं होगी। उसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन में कोरपोरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लिख रखा था? सुसंगत होगी या एडमिसिबल? विसंगत होगी ऐसा लिखा हुआ है। क्या एडमिसिबल होगी? कोरोबोरेट का साक्ष्य है। नहीं, कोरपोरेट का साक्ष्य संपुष्टि किए जाने के लिए वो तो कौन सा मुकरी हुई संस्वीकृति क्या होता है? मुकरी हुई संस्वीकृति क्या होता है? पहले तो हाँ बोल दिया, फिर मना कर दिया। तो फिर अब ये जो मुकरी हुई संस्वीकृति कॉर्पोरेशन का एविडेंस हो सकता है। सवाल मेरा है कि सेक्शन नंबर 24 में हाँ एसी का एक क्वेश्चन है ना, मैं देख रही थी तो उसने 3-4 ऑप्शन दिए थे। इसमें कॉर्पोरेशन का भी दिया था, उसने वीक एविडेंस भी दिया था, और ऑप्शन उसने वीक एविडेंस ही दिया था। किसका? सेक्शन नंबर 24 का वीक एविडेंस है, कॉर्पोरेशन का साक्ष्य है। 4 ऑप्शन वो एविडेंस जो वीक एविडेंस होगा वही तो कॉर्पोरेशन का साक्ष्य होता है। तो फिर उसको या तो फिर वो ऑप्शन देना था या फिर वो ऑप्शन देना था, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। कैसा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करेंगे? वैसे तो देखो मुकरी हुई संस्वीकृति एक संपुष्टि का साक्ष्य होता है, ये ज्यादा अच्छा जवाब है। पर उसने उसमें यदि वो दोनों दे रखे हैं। वीक एविडेंस बताया। चलो इस सवाल पे बात करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, सेक्शन नंबर 24 हाँ, कन्फेशन जो रिकॉर्ड की गई पुलिस अधिकारी द्वारा सेक्शन नंबर 24 इंडियन एविडेंस एक्ट सुसंगत है?
irrelevant है। लिख रखा है नॉट एडमिसिबल लिख रखा है या नॉट रिलेवेंट लिखा हुआ है? नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल। पर सुसंगत तो है। सुसंगत तो हो सकते हैं, नॉट एडमिसिबल ये। यदि आपने शब्द रटा हुआ है तो ठीक है। सुसंगत तो है मगर एडमिसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी ने यदि किसी पुलिस अधिकारी के साथ में जाकर अपने अपराध को होना स्वीकार किया है तो इस बात के आधार पर मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 24 ने इस तरह की बात की। कहानी यही चल रही है कि साहब क्या मैजिस्ट्रेट इस तरह की नहीं, मैजिस्ट्रेट के रूप में इररिलेवेंट लिखा हुआ है। Confession by induced or promise when irrelevant in criminal proceeding. हाँ पढ़ो सेक्शन नंबर 24 को पूरा। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient. पर ये तो आप बात कर रहे हो बेटा सेक्शन नंबर 24 जो कि टिप के आधार पर है। सेक्शन नंबर 25 पे क्या लिखा? No confession made to a police officer shall be proved as against the person accused of any offence. अब ये बताओ इररिलेवेंट है या इनएडमिसिबल है? प्रूफ नहीं की जाएगी, लास्ट में इसको पूरा पढ़ो क्या लिखा है? इतना ही है। उसके खिलाफ प्रूफ किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी किसी अपराध के व्यक्ति के लिए साबित नहीं की जा सकती। सुसंगत तो ये है सर, 5 से 55 सुसंगत के बारे में तो बताया गया है सर। नहीं इसमें क्लियर मना करा ना irrelevant है सुसंगत और होगी तो relevant हो जाएगी। 28 में बता रखा है। 5 से 55 तो सुसंगति के बारे में बता रहे हैं, जो 5 से 55 बताएंगे वो सुसंगत है। ठीक है तो 25 से सुसंगति हुआ। तो इसका मतलब है कि ना तथ्य सुसंगत है पर आप कह रहे हो सब सेक्शन नंबर 24 में इररिलेवेंट बताइए। 24 में irrelevant है और 28 में बता रखा है जब उसका प्रभाव हट गया खत्म हो जाता है तब फिर वो रिलेवेंट बन जाती है। तो जवाब बताओ भाई, रटा रटाया आंसर होना चाहिए यार। ये तो सुसंगत होगी, सुसंगत होगी मगर अग्रही होगी नॉट एडमिसिबल है ना, है तो नॉट एडमिसिबल। तो इसको हम क्या ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि साहब ऐसे तथ्य जो कि सुसंगत है मगर अग्रही है, वो यही है सेक्शन नंबर 25 या 24। सेक्शन नंबर 24 तो इररिलेवेंट हो गया, सेक्शन नंबर 25 रिलेवेंट है मगर एडमिसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से यही आंसर सही है। चलो आगे, कहानी बस केवल घुमा फिरा के ये कह रही है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की पावर दे भी दी गई है तो क्या वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं करेगा। सब सेक्शन 2 पढ़ो जरा ऋतिक। मजिस्ट्रेट किसी ऐसे संस्कृति आराम से पढ़ो। संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्कृति कर रहा है यह समझा जाएगा कि वह समझाएगा साउंड पढ़ेंगे बापू। समझाएगा कि वह ऐसे संस्कृति संस्कृति संस्वीकृति मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वो उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। सब सेक्शन नंबर 2 ने 5 बातें लिखी है। नंबर 1 तो पहले उसे समझाएगा, दूसरा क्या समझाएगा? आबद्ध नहीं। तीसरा रहेगी और ऐसी संस्वीकृति जो कि 164 में आप कर रहे हो तो वो एक पुख्ता सबूत है, ध्यान रखना, साक्ष्य में की जाएगी और तब तक नहीं लिखेगा जब तक कि वो वॉलंटरीली नहीं हो गया। 2 विधिक संस्वीकृति किसे कहते हैं? खुद का गुनाह कबूल करते हैं वो खुद की गुनाह को किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार करना संस्वीकृति कहलाता है।
और जब मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से सब स्वीकृति लिखवा रहा है कि साहब हाँ बता तुमने किया है नहीं किया, तो इन तरह की 5 बातों का ध्यान रखेगा और ऐसा उसको समझ के बताएगा कि ध्यान रखना ये तुम कन्फेशन करते रहो, ये तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट चलो जी महेश। संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति ये कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस विरोध को प्राधिकृत करने की। अब ये सेक्शन 2 में देखा था, देखेगा वॉलंटरीली कर रहा है या नहीं कर रहा है, और यदि उसे लग रहा है कि सर मेरे ऊपर तो कोई दबाव है, मेरे को तो धमकी दे रखी है, ये जो मैं स्वीकृति करूंगा वो मेरी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है, तब फिर मैजिस्ट्रेट अभिलिखित दे करके क्या करेगा, उस आदमी को जेसी देगा। अब पुलिस कस्टडी नहीं देगा। सर इसकी लैंग्वेज थोड़ी यूं है, देखो ये आप ये एकदम सही कह रहे हो कि वो पुलिस कस्टडी नहीं होगी, इसका मतलब है वो या तो जुडिशियल कस्टडी हो सकती है या जुडिशियल कस्टडी के अदर देन कोई दूसरी कस्टडी हाँ क्या लैंग्वेज में तो ऐसा लिखा है ना सर, पुलिस के अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा, मतलब मना नहीं करेगा वो, मतलब निरोध पुलिस को तो पीसी नहीं देगा, अब पीसी नहीं देगा, या तो छोड़ सकते हैं या जेसी दे सकते हैं। नेक्स्ट 14 ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित व्यक्ति से अभिलिखित की जाएगी। और 281 क्या कहते हैं, सीआरपीसी का साक्ष्यों को अभिलिखित करने के ढंग है, ठीक है, की जाएगी और संस्कृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव एक ज्ञापन लिखेगा। बस एक मिनट सुनिए। नंबर 1 बात शपथ पर नहीं है, ऐसी संस्वीकृति को यदि रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो शपथ पर नहीं लिया जा रहा है, मगर जो आपके ऐसी कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। देखो लिख रखा है, ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए 281 के उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और नीचे जो हस्ताक्षर के मजिस्ट्रेट लिखे हुए ना, यहाँ पर तुम लोग अपने अपने हस्ताक्षर कर दो कि आपको याद रहे कि 164 में रिकॉर्ड की गई कन्फेशन में मजिस्ट्रेट और अभियुक्त व्यक्ति दोनों के सिग्नेचर है, मगर ऐसी संस्वीकृति शपथ पर नहीं। नेक्स्ट 5 उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्कृति से भिन्न कोई अब देखो, अभी तक जो बात थी वो संस्वीकृति के बारे में थी, अब जो बात है वो संस्वीकृति से अदर देन है। अब संस्वीकृति से अदर देन का मतलब स्टेटमेंट, क्योंकि सेक्शन नंबर 164 स्टेटमेंट और कन्फेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे स्टेटमेंट की बात, संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति। अच्छा रीति कैसा, संस्वीकृति तो अपराधी व्यक्ति ने दे दी, स्टेटमेंट कौन देगा? उसकी तो संस्वीकृति जो दे रहा है वही स्टेटमेंट होंगे इसके। तो भाई जो आपने संस्वीकृति दे रहे हैं वो तो अपराधी व्यक्ति होते हैं। आपने क्या कहा था कि संस्वीकृति उसे कहते हैं जो अपराधी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के गुनाह को स्वीकार करना है। स्टेटमेंट कौन देगा फिर? वही दे रहा है, वो भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है सर। ठीक है, अच्छी बात है, वैसे तो वो दे सकता है और कोई और भी दे सकता है। कोई कौन है? दूसरा साक्ष्य वगैरह, या तो कोई दूसरा साक्ष्य हो सकता है या विक्टिम हो सकता है, ठीक है। पढ़ो। इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। मतलब जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है जो चाहे एक्यूज व्यक्ति का हो चाहे विक्टिम का हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को ऑन ऑन रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि कन्फेशन दिलाई जा रही है तो उस कन्फेशन को ऑन ऑन पर नहीं। नेक्स्ट 5 आईपीसी की धारा ये धारा है कि अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में अपराध किया गया है कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता अभिलिखित करेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति एक मिनट अभी पहले 5 में क्या पढ़ा? भाई ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कब करेगा? मैजिस्ट्रेट कब करेगा?
जैसे ही पुलिस अधिकारी की जानकारी में आया है कि किसी भी महिला के विरुद्ध इस तरह का अपराध हुआ है, और उस वैसे ही क्या कर लेगा, इस तरह के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। तो इसने समय बताया है कि सब कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे ही इस तरह के अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी की जानकारी में आई है, पुलिस अधिकारी ऐसी महिला को लेकर जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे, और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे महिला के 164 के बयान रिकॉर्ड कर लेगा। 154 में भी यही तो पढ़ा था। 154 में क्या था, यथाशीघ्र अभिलिखित करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके, अगर मतलब रेप से पीड़ित कोई भी महिला है ना, तो उसके जो भी स्टेटमेंट है यथाशीघ्र जिनको रिकॉर्ड किया गया उनको मजिस्ट्रेट साहब के पास में भेज दिया जाएगा। पढ़ो प्रोवाइजो। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निश्चित है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषी या विशेष प्रबंधों की सहायता करें। ठीक है, प्रोवाइजो एक और। परंतु यह है कि और यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निश्चित है, तो किसी द्विभाषी या विशेष प्रबंधों की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाए। अभी अपन ने सेक्शन नंबर 154 पढ़ा था, तो उसमें सेक्शन नंबर 154 के फर्स्ट सब सेक्शन में 2 प्रोवाइजो थे, जिसमें क्या पढ़ा था, यदि किसी महिला जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है, जिसके साथ में इस तरह के ऑफेंस हुए हैं, ऐसी सूचना प्राप्त होती तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा, और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग को किसको भेज देगा, 164 में 164 के 5A में भेज देगा। भेज दिया, आ गया उसके पास में रिकॉर्ड। यथाशीघ्र आगे कहानी वाली बात। नेक्स्ट, ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निश्चित है, कर्ण यदि अभिलिखित कथन को आईपीसी की धारा 137 में यथाविधिक मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा, और ऐसा कथन करने वालों की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा भी की जा सकती है। क्या कहा भाई इसने, क्या समझाना चाह रहा है? अभी जो हमने स्टेटमेंट देखे हैं, किसी महिला के बारे में, ऐसे ऑफेंस के बारे में हुआ है जो मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त है, उसको भेज दिया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, और ये जो एविडेंस है ये क्या समझा जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ समझा जाएगा। अपने आप में इसका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाए जाने की जरूरत। सेक्शन नंबर 137 क्या कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का परीक्षाओं का क्रम। सबसे पहले मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो क्या उसको एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएंगे? नहीं, ये जो बात कहेगी वो अपने आप में एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिरक्षा की जा सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ किए जाने के बिना भी सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। कर लो कि दीपक समझ में आया? 161 के बयान जो अभी अपन ने देखे थे, उन 161 के बयान की वैलिडिटी क्या थी मजिस्ट्रेट साहब के सामने? 161 की तो सर वैलिडिटी पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएगा, और ऐसे एग्जामिनेशन इन चीफ करवाए जाने के बाद में सेक्शन नंबर 145 पे क्या कहा, कॉन्ट्रोडिक्ट करवाएगा। ऐसा ही था, ऐसे ही पढ़ा था। ये जो स्टेटमेंट है जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजे गए, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, तो ऐसी महिला जिसके विरुद्ध इस तरह का ऑफेंस हुआ है, तो उसको पहले एग्जामिनेशन चीफ करवाने की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि ये बातें अपने आप में एग्जामिनेशन चीफ हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन चीफ नहीं करवा के सीधा इसको क्या करवाएंगे, जबकि 161 के बयान में पहले और उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन। बस यही बात। नेक्स्ट, इस धारा के अधीन किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचार किया जाए। सेक्शन नंबर 164 का सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, किसी भी अधिकारिता का मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करेगा, कन्फेशन या स्टेटमेंट। लास्ट में क्या किया कि यदि किसी दूसरे अधिकारिता वाले ने किसी ने ऐसा कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, तो फिर क्या कर देगा, टाइम क्या हुआ,